कहते हैं कि चोर को फांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और स्टोरी सीरीज में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 7। हम अब महान चौहान वंशों की कहानियां पढ़ रहे थे। इसके अंदर चौहान वंश की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी, ओवरऑल हमारी क्लास नंबर 7। धीरे धीरे हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हुए और आप लोगों को इतिहास से अवगत कराते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको इतिहास के उन पन्नों में जहां पर आप खो जाओगे। इतिहास से प्रेम कैसे किया जाता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं हमारी क्लास की ओर, करते हैं श्री गणेशाय नमः। हमारी फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आप लोगों की 2 मिनट लेके मैं क्या करूंगा, आपका जो कल पढ़ा था हमने वो रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिना किसी समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ जुड़ जाए, ना कोई नोक-झोंक होगी, ना ही कोई ऊपर नीचे होगा। ध्यान रखना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को इतिहास में पकड़ मजबूत बनानी है तो आप लोगों को पुराना बेसिक रिवाइज होना जरूरी है। क्लास में याद कराने की गारंटी लिए, इसका मतलब याद भी मैं ही करवाऊंगा और रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा। कल मैंने बताई थी आप लोगों को चौहानों के बारे में बताई थी, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया था। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चंद्रबदाई का क्या हुआ था? अग्निकुंड सिद्धांत से। अब इनका समर्थन कौन कौन करते हैं? भाट हो गए, चारण हो गए, सूर्यमल मिश्रण हो गए, किराडो का शिलालेख हो गया, कर्नल जेम्स टोड हो गया, अबुल फजल, इन सब ने क्या किया था? ये जो शिलालेख था या जो सूर्य अग्निकुंड सिद्धांत था जो चंद्रबदाई का, इनका क्या किया था? इन्होंने सबने समर्थन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इनको सूर्यवंशी किस किसने बताया। हमने देखा था कर्नल गोपीनाथ शर्मा हो गया, डॉक्टर जीएस ओझा हो गया, हमीर महाकवि नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है, हमीर रासो जोधरा सारंगर कवि महेश द्वारा लिखा गया, हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। इन सब ने क्या बताया था? इनको सूर्यवंशी बताया था। उसके बाद हमने देखा था डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या बताया था? इनको ब्राह्मण बताया था। उसके बाद हम आए थे कौन से शिलालेख की और? बिजोलिया शिलालेख की ओर। उसके बाद हम कहाँ आए थे? बिजोलिया शिलालेख की ओर। ये किसका है? 1170 में ये बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था। इसके रचयिता कौन थे? वत्स गोत्र थे। मैंने आप लोगों को बताया था किसका था? ये गौभद्र का ये शिलालेख था। इसके अंदर इसको क्या बताया है? ये जो चौहानों को क्या बताया था? ब्राह्मण बताया। चौहानों को क्या बताया था? ब्राह्मण। इस शिलालेख के अंदर हमारे जो जो हमारे प्राचीन जो जिलों के नाम है, उनके अंदर हमारे जो प्राचीन जिलों के नाम कुछ अलग अलग बता रखे हैं। जैसे जालोर को जबालीपुर बताया था, सांबर को साकम्बी बताया था, नाडोल या जो नागौर था उनको अहिच्छत्रगढ़ बताया था, नाडोल को नडुल बताया था, और भीनमाल को इन्होंने क्या बताया था? श्रीमाल बताया था। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो चौहान वंश थे इनके बारे में, हम इनकी कुल देवियों के बारे में पढ़ा था, और राजस्थान के अंदर इन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया था उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अजमेर अजमेर रणथंबोर यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, इनकी कुल देवी का क्या नाम था? शाकंभरी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर के अंदर बना हुआ है। और मैंने बताया था कोटा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इनके यहाँ पर जो चौहान शासन करते थे, इनकी जो कुल देवी, उनका नाम क्या था? बदाना माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर बना है। और मैंने बताया था सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, जो शेखावाटी के अंदर जो चौहान राज करते थे, इनकी कुल देवी कौन सी थी? जीन माता, जिनका मंदिर कहाँ है? रेवासा सिक्कर के अंदर बना हुआ है। इनके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जालोर, नाडोल, सिवाना, सिरोही, यहाँ पर जो राज करते थे, इनकी कुल देवी का क्या नाम था? आशापुरा माता। इनकी कुल देवी आशापुरा माता। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जालोर दुर्ग के अंदर बना हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन सी जगह भी थी जहां पर इन्होंने राज किया था। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था सांबर के निकट। सांबर के निकट किसने? वासुदेव ने इनकी नींव रखी थी 551 ईस्वी के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा हमने नीचे आए थे रणथंभौर में जो पृथ्वीराज चौहान उनके पुत्र थे। उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे गोविंद राज। उन्होंने 1194 के अंदर यहाँ पर नींव रखी थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आए थे नीचे अजमेर की तरफ। अजमेर में अजय राज ने 1311 में नींव रखी थी। फिर हम आते हैं यहाँ पर सिरोही। सिरोही में लुम्बा ने यहाँ पर नींव रखी थी। थोड़ा सिरोही से ऊपर चलते हैं, हमने जालोर पढ़ा था। जालोर के अंदर हमने पढ़ा था कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने 1182 में नींव रखी थी। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चले थे, हमने नाडोल पढ़ा था। नाडोल के अंदर कौन था? लक्ष्मण सिंह। नाडोल में लक्ष्मण सिंह, जिसने 960 बीसी के अंदर हमने क्या रखी थी? नींव रखी थी। इतना हमने कल पढ़ने के बाद हमने आदि पुरुष के बारे में पढ़ा था, वासुदेव के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा था? वासुदेव के बारे में। इन्होंने क्या किया था? जो सांबर झील है, सांबर झील के निकट क्या किया था? इसने 125 लाख गांव बचाए थे। इसलिए इस क्षेत्र को क्या सपाद लक्ष्य के नाम से
सबाद लक्ष्य के नाम से इनको क्या जाना जाता है। इसने क्या किया था, शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको हम देवयानी तीर्थ स्थल या तीर्थों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। इतना कल हमने पढ़ लिया था, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया मैंने आपको, 3 से 4 मिनट आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे महान राजाओं की ओर और उनकी कहानियां मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, और जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना। लगा लीजिए हमारा 2 नंबर का राजा कौन है, चंदन राजा। 2 नंबर का राजा कौन है, चंदन राजा। लगा लीजिए यहाँ पर हेडिंग नंबर 2, कौन है, चंदन राजा। चंदन राजा, चंदन राजा का कार्यकाल ऐसा माना जाता है कि 890 से लेके 917 ईस्वी तक क्या किया था, इन्होंने शासन किया। चंदन राजा ने 890 से 917 ईस्वी तक शासन किया था। इनकी उपाधियों के बारे में लिख लीजिए, इनकी उपाधियों के बारे में। उपाधि इसका मतलब इन्होंने कोई ना कोई अच्छे कार्य किए तभी इनको उपाधि मिली है। चंदन राजा को वप्पाया राय की उपाधि थी। कौन सी, वप्पाया, वप्पाया राजा की उपाधि, वप्पाया राजा की उपाधि किनको थी, चंदन राजा को। और मनिका राय की उपाधि थी, मनिका, मनिका राय। ये 2 उपाधियां किनको प्राप्त थी, चंदन राजा को उपाधियां प्राप्त थी। इनके अलावा चंदन राजा ने ये उपाधियां धारण की, इसका मतलब इन्होंने कोई ना कोई युद्ध से रिलेटेड काम किया होगा, कोई ना कोई युद्ध से रिलेटेड काम किया। इन्होंने युद्ध से रिलेटेड क्या काम किया था, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण। इन्होंने दिल्ली पर, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण। और दिल्ली पर आक्रमण ही नहीं किया था, दिल्ली को क्या किया था, जीत भी लिया था। दिल्ली को क्या किया था इन्होंने, जीत भी लिया था। दिल्ली के उस समय, जिस समय इन्होंने आक्रमण किया था, इस समय दिल्ली पर राज किसका था, रुद्र का। किसका था, रुद्र का। तो रुद्र के साथ जो युद्ध हुआ था वो किसका हुआ था, चंदन राजा का। चंदन राजा का। इसमें जीत किसकी होती है, चंदन राजा की जीत होती है। और रुद्र इसमें क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। जब पराजित होकर रुद्र को जब चंदन राजा के जब सामने प्रस्तुत किया गया था, तब इसने, तब लोगों ने कहा कि चंदन राजा को क्या किया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। तब चंदन राजा को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया जाए। जब चंदन राजा को मौत के घाट उतारने का जब संदेश दिया गया, तब रुद्र के साथ, सॉरी, चंदन राजा ने मौत के घाट उतारने का जब आदेश दिया रुद्र को, तब रुद्र के साथ इसकी एक बहन भी थी, इसकी एक बहन भी थी। उसका नाम था रुद्राणी, उसका नाम था रुद्राणी। रुद्राणी पे नजर गई और रुद्राणी ने इशारा किया कि प्लीज, क्या, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस पर तरस आ गया और यहाँ पर चंदन राजा क्या हो गए थे, पिघल गए थे। यहाँ पर क्या हो गए थे, चंदन राजा पिघल गए थे। यहाँ पर चंदन राजा क्या हो गए थे, पिघल गए थे। और इसके, इसलिए उन्होंने, चंदन राजा ने क्या किया, रुद्र को तो छोड़ दिया, और रुद्र को क्या किया, राजा नहीं, अब क्या बनाया था, रुद्र को उन्होंने क्या बना लिया था, अपना साला बना लिया था। रुद्र को क्या बना लिया था, अपना साला। और इसने किससे विवाह कर लिया, रुद्राणी से। रुद्राणी का विवाह किससे हो गया था, चंदन राजा से। चंदन राजा ने रुद्राणी से विवाह किया। रुद्राणी के पास ऐसा माना जाता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां थी। इनके पास कुछ अलौकिक, कुछ अलौकिक शक्तियां शक्तियां थी। इसलिए जो रुद्राणी है, इनको अलौकिक शक्तियां होने के कारण इनको आत्म प्रभा के नाम से जाना जाता था। इनको आत्म प्रभा के नाम से किसको जाना जाता था, रुद्राणी को जाना जाता था। अब ये भी माना जाता है कि रुद्राणी थी वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति। तो ये शैव धर्म की अनुयायी थी। ये क्या थी, शैव धर्म की अनुयायी थी। और ये प्रतिदिन, और ये, और ये प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में, पुष्कर झील में जलाकर आरती करती थी, आरती करती, आरती करती थी।
अब 1000 दीपक जलाकर, इसका मतलब ये, अगर ये खुद दीपक जलाती थी तो इसका मतलब इसका पूरा दिन किसमें चला जाता था? दीपक जलाने जलाने में ही चला जाता था। इसका मतलब ये खुद तो जलाती नहीं थी। इसकी जो सखियां थी या इसकी जो दासियां थी, जो इसके आस पड़ोस में अगल बगल में जो रहती थी, उनको इसने आदेश दे दिया था कि प्रतिदिन कितने, कम से कम 1000 दीपक तो जलने ही चाहिए। ये था चंदन राजा की कहानी। चंदन राजा के बाद हम चलते हैं बिना किसी समय गवाए हुए हमारे तीसरे, हमारे महान योद्धा की तरफ। वो कौन है? पृथ्वीराज प्रथम। वो कौन है? पृथ्वीराज प्रथम। हेडिंग लगा लीजिए, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम। सबसे पहले पृथ्वीराज का जो कार्यकाल था वो 1090 से 1113, 1090 से 1113 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। पृथ्वीराज प्रथम का शासनकाल था। अब चलते हैं पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल की ओर और जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने अपने राजस्थान के लिए, महान राजस्थान के लिए क्या क्या कार्य किए थे, जिनका इनका नाम आदर से लिया जाता है। देखो, सबसे पहले इन्होंने भी उपाधियां धारण करी थी। वो उपाधियां थी तीन, इनको उपाधि थी। पहली परमेश्वर की, परमेश्वर की इनको उपाधि धारण थी। दूसरी, इनको महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा, महाराजा धीराज की उपाधि, और परम पठारक की उपाधि किनको प्राप्त थी? इन्हीं को। परम भट्टारक की उपाधि किन्हें प्राप्त थी? पृथ्वीराज प्रथम को प्राप्त। इनका एक दरबारी कवि था, इनका एक दरबारी कवि या एक दरबारी मंत्री बोल सकते हैं। इनका एक दरबारी मंत्री था, दरबारी मंत्री। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इनका नाम था, जो दरबारी मंत्री था, इनका नाम था हट्टड़। इनका क्या नाम था? दरबारी मंत्री का नाम था हट्टड़। ये इनके दरबारी मंत्री का नाम था हट्टड़। अब इन्होंने निर्माण करवाया था, हट्टड़ ने क्या निर्माण करवाया था? हट्टड़ ने जो रेवासा है, जो अभी वर्तमान में सीकर जिले के रेवासा, सीकर में, सीकर के रेवासा के अंदर जो जीण माता का मंदिर बना है, कौन से? जीण माता मंदिर का निर्माण, मंदिर का, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हट्टड़ ने करवाया था। इसके अलावा अब आप लोगों के मन में ये शंका जरूर आनी चाहिए कि अगर जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया है, तो हर्षनाथ जी का जो भेरू जी का मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो लिख लीजिए, हर्षनाथ भेरू जी के, हर्षनाथ जी का जो भेरू जी का मंदिर, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, ये निर्माण किसने करवाया था? भूगर्भ प्रथम ने। किसने करवाया था? भूगर्भ प्रथम ने हर्षनाथ जी के, भेरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इनके बारे में ये जानकारी है कि इन्होंने क्या किया था कि तुर्क की सेना ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, तुर्कों को अपने देश तक निकालने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर में 700 ब्राह्मण रहते थे। सब धनी थे। इनको लूटने के लिए, इन ब्राह्मणों को, इन ब्राह्मणों को लूटने के लिए, इन ब्राह्मणों को लूटने के लिए तुर्क सेना ने आक्रमण किया था। तुर्क सेना ने, तुर्क सेना ने इन ब्राह्मणों को लूटने के लिए तुर्क सेना ने क्या किया था? आक्रमण किया था। अब ऐसा माना जाता है कि इन तुर्कों को भारत सीमा के बाहर, भारत सीमा के बाहर तक खदेड़ दिया था।
खदेड़ दिया था। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? राजशेखर का एक ग्रंथ है प्रबंध कोश। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश राजशेखर। गुर्जर प्रतिहार वंश में मैंने इनका जिक्र बार बार किया है। राजशेखर का ही एक ग्रंथ है प्रबंध कोश। इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया था कि तुर्क सेना थी उनको क्या किया था, बाहर धकेल दिया था, और इन पे क्या किया था, जो 700 ब्राह्मण थे इनको लूटने के लिए आए थे। जबकि जो पृथ्वीराज प्रथम है इन्होंने क्या किया था कि तुर्क सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये काम किसने किया था? पृथ्वीराज प्रथम ने किया था। अब चलते हैं महान राजा की ओर, महान कहानी। और सबसे पहले जो हमारा पराक्रमी, ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश का प्रथम पराक्रमी जो शासक हुआ था वो कौन हुआ था? अजय राज। तो 4 नंबर का आप लगा लीजिए अजय राज। अजय अजय राज। अजय राज का कार्यकाल 1113 ईस्वी से लेके 1133 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अजय राज का कार्यकाल था। तो अजय राज के पिता का क्या नाम हो गया? पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज के सबसे पहले पिता का नाम, पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज प्रथम। अजय राज ने क्या किया था? सबसे पहले जब ये राज करने के लिए आए थे तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले अजमेर शहर की स्थापना करी। पुष्कर में राज करते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अजमेर शहर की इन्होंने सबसे पहले क्या करी थी? स्थापना। तो अजमेर शहर की स्थापना, अजमेर शहर की, अजमेर शहर की स्थापना, अजमेर शहर की स्थापना इन्होंने कब करी थी? 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर शहर। अब अजमेर शहर की स्थापना से आप लोगों को याद नहीं आ रहा था, एक यहाँ पर एक डब्बा बना लेना और इस डब्बे के अंदर आप लोग नोट लगा के लिख लेना जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। ये सारी चीजें राजस्थान के स्टैटिक जीके को मजबूत बनाने में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। अजमेर शहर की स्थापना का आप लोगों को पता चल गया तो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठना चाहिए कि यार जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर शहर की स्थापना, इसके अलावा जयपुर, इसके अलावा बीकानेर। ये जो महत्वपूर्ण जो शहर है इनकी स्थापना भी कहीं ना किसी ने करी होगी। तो सबसे पहले जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459। 12 मई 1459 में इसकी स्थापना किसने करी थी? राव जोधा ने। राव जोधा ने। उदयपुर शहर की स्थापना 1559। 100 जोड़ देना, 1459 में 100 जोड़ देना। उदयपुर से या जोधपुर से उदयपुर जाने में, या उदयपुर से जोधपुर मत आना, जोधपुर से उदयपुर जाना, मतलब जोधपुर की स्थापना पहले 1459, उसके बाद 1559 में किसकी स्थापना हुई थी? उदयपुर शहर की, इसकी उदय सिंह ने, उदय सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। जयपुर शहर की 18 नवंबर सन 1727, सबको याद रहनी चाहिए। 18 नवंबर सन 1727 किसने की थी? जय सिंह, सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय ने। जय सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना करी थी। बीकानेर 1488, बीकानेर, बीकानेर शहर की स्थापना 1488 किसने करी थी? राव बीकानेर, राव बीकानेर। ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए और याद होनी चाहिए अजमेर शहर की स्थापना के साथ। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इन्होंने, अजय राज ने अजमेर शहर तो बसा दिया, फिर इनका मन में आया कि यार नीचे धरती पे रह के क्या हो गए हैं, थोड़े से ऊब गए, तो इसने इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक गढ़ का निर्माण करवाया था। इन्होंने अजमेरू दुर्ग का निर्माण कराया। अजमेरू, अजमेरू दुर्ग का निर्माण इन्होंने क्या करवाया था? अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेरू दुर्ग को और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण कहाँ करवाया था? बीठली पहाड़ी पर। कहाँ पर करवाया था? बीठली पहाड़ी पर। लिख लीजिए यहाँ पर।
बिटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब अजमेर दुर्ग का जो और उपनाम है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और यही पूछे जाते हैं कि अजमेर दुर्ग को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है। पहला अरावली का अरमान, पहला क्या है, अरावली का अरमान, अरावली का अजमेर, अजमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, अरावली का अरमान। दूसरा राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, ये क्यों है, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल मध्य के जिस हिसाब से हमारे शरीर में जो हृदय की साइड में वहीं पे क्या है, ये दुर्ग बना हुआ है राजस्थान के। अगर भूगोलिक अगर लोकेशन देखे जाए तो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, ये किसने कहा था, ये बिशन हेबर्ट ने कहा था। किसने कहा था, बिशन हेबर्ट ने। राजस्थान की कुंजी, ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये इतने अजमेरू दुर्ग के नाम है। और अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, अजय राज ने करवाया था। इसके अलावा इसने सोचा कि सबसे पहले इन्होंने क्या करवा दिया, अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, इससे पहले अजमेर शहर बचा दिया। अब इसने कहा कि राजा बनने के लिए क्या धन की आवश्यकता है और अपनी मुद्रा भी जरूरी है, तो इसने क्या किया थे, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने क्या किए थे, सिक्के चलाए थे। देखो एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, जो एक राजा बनता है उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और अजय राज कंप्लीट भी हो जाएगा। इन्होंने सिक्के चलाए थे, कौन कौन से, चांदी के, चांदी के और सोने के सिक्के। अब इन सिक्कों सिक्के तो चला दिए थे, लेकिन ये इसके है कि नहीं है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन पे नाम अंकित करवा दिए थे। जो चांदी के सिक्के थे इसके ऊपर अजय देव नाम करवा, अजय देवगन मत लिख देना, अजय, अजय देव नाम इस पर अंकित करवा दिया था। और जो सोने के सिक्के थे इस पर अजय प्रिय दसम, अजय प्रिय दसम, अजय प्रिय दसम, ये सोने के सिक्के थे। और जो अजय देव और अजय देवगन मत कर देना, अजय देव कौन से थे, चांदी के सिक्के थे। अब इन्होंने कुछ ना कुछ युद्ध भी लड़े होंगे, इन्होंने क्या किए थे, युद्ध, ज्यादा नहीं है युद्ध के बारे में, इन्होंने युद्ध भी लड़े थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि मालवा, इन्होंने अपनी जो सेना थी, जैसे अब हो गया, मैंने आप लोगों को अगर कहानी के माध्यम से बताऊं तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद इन्होंने एक शहर बसा दिया, शहर के बाद दुर्ग का निर्माण करवाया, फिर सोने चांदी के सिक्के चलाए। फिर इनको लगा कि यार हमारी जगत का महत्व हमें क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। तो युद्ध के अंदर इन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था। क्या किया था, विस्तार किया था। और कहाँ तक, मालवा तक इन्होंने क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था, मालवा तक, मालवा तक विस्तार कर लिया था। मालवा को भी इन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। इस समय जब इन्होंने युद्ध किया था या जब आक्रमण किया था, तो इस समय मालवा का जो शासक था वो कौन था, नरवर्धन, कौन था, नरवर्धन। किस किस के मध्य, नरवर्धन और अजय राज के मध्य। अजय राज इसमें जीत जाते हैं और नरवर्धन की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और ये कहाँ, ऐसा माना जाता है अवंती नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी के किनारे, अवंती नदी के किनारे, अवंती नदी के किनारे कौन सा, ये युद्ध लड़ा गया था। और इन्होंने अपनी जो सीमा का विस्तार कहाँ तक कर लिया था, इन्होंने मालवा तक अपनी सेना का विस्तार कर लिया था। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इन्होंने माना जाता है, एक तो युद्ध ये हो गया, और एक इस समय क्या गजनी ने आक्रमण किया था, गजनी ने
गजनी ने आक्रमण कर दिया। तो गजनी को लगा अगर ये ज्यादा उठ रहा है, ज्यादा फुदक रहा है, तो इसका क्या है, फुदकना थोड़ा मेटना पड़ेगा। गजनी ने आक्रमण किया। तो गजनी के सामने कौन थे, अजय राज। इन्होंने क्या किया, गजनी की सेना को भी परास्त किया था, सेना को पराजित किया था। गजनी की सेना को भी इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है। इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय में मिलती है। और ये किसके द्वारा, जयानक द्वारा, जयानक द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने गजनी की सेना को परास्त किया था, और इन्होंने अपना जो सेना का जो अपनी भूमि का विस्तार है या अपने राज्य का विस्तार, वो कहाँ तक कर लिया था, इन्होंने मालवा तक कर लिया था। अब चलते हैं हम हमारे एक और महान राजा की और एक और महान योद्धा की ओर, जिसकी कहानी मैं आप लोगों के सामने अपनी ही जुबानी सुनाने वाला हूँ। लगा लीजिए 5 नंबर, एक और महान राजा अर्णोराज। लगा लीजिए अर्णोराज, एक महान पिता का एक महान पुत्र, एक महान पिता का एक महान पुत्र। इनका शासन काल 1133 से लेके 1150 तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। और इनको अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में इनको अन्ना जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी बहुत सारी उपाधियां प्राप्त करी है। उन उपाधियों के बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इनकी जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले उपाधि, उपाधियों के बारे में लिख लीजिए। इन्होंने राजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी, राजा राजा धीराज की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, राजा धीराज परम भट्टारक नल की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा आवेल देव की उपाधि प्राप्त थी, आवेल देव के आनाक की उपाधि प्राप्त थी। ये सारी की सारी उपाधियां किन्हें प्राप्त थी, अर्णोराज को प्राप्त थी। अब अर्णोराज को आपको पता है कि इनसे पहले भी शैव धर्म के अनुयायी थे, तो ये भी क्या थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म के, शैव धर्म के ये क्या थे, अनुयायी थे। अब चलते हैं थोड़ी सी कहानी में और आगे, और करते हैं इनके पुत्रों का जिक्र। अब हुए थे, अन्ना जी थे या अर्णोराज थे, इनके क्या थे, 4 पुत्र हुए हैं। इनके कितने थे, सॉरी 3 पुत्र थे, इनके 3 पुत्र हुए हैं। उन पुत्रों की कहानियां हम आगे वन बाय वन क्रम से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनका पुत्र का नाम था जगदेव। जगदेव ये क्या था, पितृहंता शासक। कौन सा था, पितृहंता शासक। प्रथम जो चौहानों का पितृहंता शासन कौन था, जगदेव ही था। क्यों था, ये किसके वश में, ये हेमचंद्र सूरी के वश में आ गया था। ये लिख लीजिए आपकी जानकारी के लिए, हेमचंद्र सूरी के वश में आकर इसने क्या की थी, अपने पिता अर्णोराज की क्या करी थी, इसने हत्या कर दी थी। जगदेव 2 नंबर का पुत्र था, वो विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ। और जो 3 नंबर के जो पुत्र हुए थे, वो थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान, 3 नंबर के जो पुत्र हुए थे वो कौन थे, सोमेश्वर चौहान। इसके अंदर होता क्या है कि जो सोमेश्वर चौहान, ये कहाँ चले जाते, अपने ननिहाल। ये कहाँ चले जाते, अपने ननिहाल। और इनका ननिहाल कहाँ है, गुजरात। ये वहीं पे पले बड़े, और वहीं पे इन्होंने क्या किया था, अपना लगभग लगभग जो अपना बचपन और जवानी के आधे दिन वो कहाँ पर व्यतीत कर दिए थे, इन्होंने गुजरात के अंदर ही व्यतीत कर दिए थे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, और जब इनको पढ़ेंगे ना, जब
जब हम जगदेव विग्रह चतुर्थ इनको पढ़ेंगे उसके बाद सोमेश्वर चौहान का नंबर आएगा, तब इनको हम और डिटेल से पढ़ेंगे और उनके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने गुजरात के अंदर कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया था और गुजरात के अंदर इन्होंने कैसे अपनी दाग जमाई थी। अब आते हैं इनके दरबारी कवियों की ओर का। इनके दरबारी कवि, दरबार के अंदर इन्होंने अपनी कवियों की एक पाठशाला रखी थी। इसके अंदर दरबार में कौन कौन से कवि थे? दो कवि थे, एक तो देव बोध और एक कवि का नाम था धर्म घोष। ये दो क्या थे? इनके दरबार के अंदर कवि थे। अब चलते हैं युद्ध अभियानों की ओर, अब चलते हैं युद्ध अभियानों की ओर। युद्ध अभी युद्ध अभियानों की ओर ऐसा माना जाता है कि इनके काल में सर्वाधिक तुर्क आक्रमण हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके काल में सर्वाधिक इनके काल में इनके काल में सर्वाधिक तुर्क आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक तुर्क आक्रमण हुए थे और एक दिन बैठे बैठे ये क्या हो गए, इन तुर्कों से क्या हो गए थे? परेशान। तो इन्होंने कहा कि इन तुर्कों को क्या करना चाहिए, इन तुर्कों को इनकी औकात दिखानी ही चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, एक बार एक योजना बनाई। देखो पूरा एक चार्ट के माध्यम से बताना है। इन्होंने क्या था, एक बार एक योजना बनाई और इन्होंने कहा कि अब की बार क्या करो, इन तुर्कों को आने दो और एक यहाँ पर हम यहाँ पर बना देते दूसरी पहाड़ी। और ये कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़। ये कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़ पहाड़ी। और एक इधर पहाड़ी है नाग पहाड़ी। ये कौन सी है? नाग पहाड़ी। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तब उसके अंदर मैं और डिटेल से बता दूंगा। अब हुआ क्या था कि तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों को क्या किया था, इन दोनों पहाड़ियों के बीच घेर लिया था। यहाँ दोनों पहाड़ियों में तुर्कों को घेर लिया। तुर्क न तो इधर से निकल सकते थे और न ही इधर से निकल सकते। इनको घेर के क्या किया था, इनको मौत के घाट उतार दिया था। इन सबको यहाँ पर क्या किया था, मार डाला। और मारा ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इनके सर कलम कर दिए थे और उनसे सिंहासन बनाया था। सिंहासन बनाया था मतलब मौत का नंगा नाच। मौत का नंगा नाच, ताकि भविष्य में कोई भी तुर्क क्या है, अजमेर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सके। अब हुआ क्या कि समय बीतता गया, समय बीतते बीतते क्या है, जो क्या इंसान की जो खून था वो क्या है, बदबू मारने लग गया था। यहाँ पर इंसान का खून क्या है, बदबू मारने लग गया था। अब इससे क्या है, वहां की जनता परेशान हो गई। अब यहाँ से नदियां निकलती हैं। जो तारागढ़, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बांडी नदी। तारागढ़ पहाड़ी से नदी निकलती है, उसका नाम है बांडी नदी। और इधर नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंद्रा नदी। उसका नाम है चंद्रा नदी। तो क्या किया जाए, तो आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया था कि इधर जो नाग पहाड़ी थी, इधर नाग पहाड़ी थी और इधर कौन सी थी, तारागढ़। यहाँ पर बीच के अंदर क्या था, जो तुर्क पड़े हुए थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस नाग पहाड़ी को और इस तारागढ़ पहाड़ी को यहाँ पर क्या किया था, इनका रास्ता या रुख मोड़ा और यहाँ से जो खून था, इन पूरे खून को क्या किया था, इन्होंने धोके इन जल को क्या निकाला था, आगे की ओर समुद्र की ओर इन्होंने निकाला था। तो ये कौन सी नदी थी, जो नाग पहाड़ी से निकलती थी उस नदी का नाम था चंद्रा। और जो तारागढ़ से निकलती थी उसका नाम था बांडी। अब ये तो खून तो निकल गया, अब क्या है, ये पानी तो बह ही रहा था, ये रुक नहीं रहा था। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या करवाया था, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था।
और उस झील का क्या नाम है, वर्तमान में हम उस झील को किस नाम से जाना जाते हैं। इस झील का निर्माण करवाया था, इसको किस, आना, आना सागर झील के नाम से हम क्या जानते हैं, इस जो झील का निर्माण करवाया था इसको हम आना सागर झील के नाम से जानते हैं। अब आना सागर झील के बारे में और भी कुछ खास खास बातें उसका भी मैं आप लोगों को इसी क्लास में बता देता हूँ कि उसके बाद हम हमारी क्लास को करते हैं इति सिद्धम। देखो यहाँ पर क्या है, आना सागर झील बना लीजिए, आना आना सागर झील। अब आना सागर झील के निकट कुछ कुछ चीजें बनी हुई है। अगर आना सागर झील को अगर आप चश्मा लगा के देखोगे तो एक झरना नजर आएगा, तो उस झरने का क्या नाम है, चश्मा ए नूर झरना। कौन सा है, चश्मा ए नूर झरना इस आना सागर के निकट है। यहाँ पर एक बाग बगीचा बनाया गया, कौन सा, एक बगीचा बनाया गया, इसका नाम क्या है, दौलत बगीचा। क्या है, दौलत बगीचा। वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, सुभाष उद्यान के नाम से इसको जानते हैं। जो चश्मा ए नूर और दौलत बाग है, ये इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पर इन दोनों का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी एक चीज बनी हुई है जो किसके, संगमरमर, 5-12 दरी बनी हुई है, 5 क्या है, दरीचियां बनी हुई है। और ये किसके, संगमरमर के। जाहिर सी बात है, संगमरमर का काम मुगलों के अंदर सिर्फ एक ने किया था, जिसने क्या बनाया था, ताजमहल। तो इसका काम किसने करवाया है, शाहजहां ने करवाया था। इनका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। अब हुआ क्या था, इसके पास में एक मंदिर भी बना हुआ है भगवान विष्णु का, वराह मंदिर। इसके बगल में वराह मंदिर भी बना हुआ है। इस वराह मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। इस वराह मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, मूर्ति। और इसे जो जहांगीर द्वारा तुड़वा दिया गया, तुड़वाया, जहांगीर द्वारा तुड़वाया गया। और इसी आना सागर झील के अंदर इसे क्या कर दिया था, फिकवा दिया गया था। और अगर इनके युद्धों के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आना जी के युद्धों के बारे में, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि इतनी सारी उपाधियां हैं, लूडो खेल के तो इन्होंने प्राप्त नहीं करी होगी, कहीं ना कुछ ऐसा किया होगा, तभी इन्होंने क्या किया है, इनकी प्राप्ति। इन्होंने क्या किया था, गुजरात के चालुक्य का कोई नरेश था, वो क्या नाम, सिद्धराज जय सिंह, इसको पराजित किया था। इन्होंने भी क्या किया था, सिद्धराज जय सिंह को पराजित किया था। इन्होंने गुजरात के सिद्धराज जय सिंह को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। जय सिंह को पराजित करके इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था कंचना देवी। क्या नाम था, कंचना देवी। और कंचना देवी से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। किसने कर ली थी, अर्णोराज ने। अर्णोराज ने क्या कर ली थी, कंचना देवी से शादी कर ली थी। एक बार और भी क्या हुआ था, आबू के निकट चालुक्य नरेश कुमार पाल को भी इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। आबू के निकट जो चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश कुमार पाल, कुमार पाल को
कुमारपाल को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। और कई दिनों के बाद मतलब जब इनका अंत समय आया, सन 1150 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1150 में मृत्यु होने के बाद जो इनका बड़ा पुत्र था, क्या पितृहंता शासक कौन था, जगदेव। जगदेव क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है। जो 6 नंबर का शासक कौन था, जगदेव। और जगदेव 1150 से लेके मात्र 3 वर्ष तक ही क्या कर सकता है, शासन। क्योंकि जो पिता की हत्या करेगा वो सिर्फ 3 वर्ष तक ही शासन करेगा। पितृहंता चौहानों का, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कौन था, जगदेव। जगदेव ने 3 साल तक शासन किया, और इन 3 साल के मध्य भी क्या हुआ था, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी युद्ध। किन किन के मध्य, जाहिर सी बात है इनके भाई के मध्य ही होगा, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ और किन के मध्य, जगदेव के मध्य हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो जगदेव को क्या किया था, जो और मंत्री थे उन्होंने इसको हटा दिया था, निरस्त कर दिया था, और किसको शासक बना दिया था, विग्रहराज चतुर्थ को बना दिया। तो कल की क्लास में हम इस महान शासक के बारे में पढ़ेंगे, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।